हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के वीडियोस में। और आज हम फिर से शुरू कर रहे हैं हमारी वो सीरीज जो राहुल सर आपके साथ कर रहे थे, लेकिन किन्हीं कारणों से वो सीरीज पूरी नहीं हो पाई थी, बीच में छूट गई थी। तो आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। मध्य प्रदेश की जो हमारी प्रारंभिक परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज है, उस टेस्ट सीरीज का डिस्कशन करेंगे। और ये जो होगा 16वें टेस्ट का डिस्कशन होगा, जिसमें हम मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा है: मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास, मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास और मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास। चूंकि पिछली बार परीक्षा में काफी सारे प्रश्न मध्य प्रदेश के इतिहास से आए थे और 2020 में तो पूरा मध्य प्रदेश के इतिहास का चैप्टर ही अलग से जुड़ा है, अच्छे से उसको डिस्क्राइब करके दिया है। तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना और ये जो सारे वीडियो में जो प्रश्न हैं उन सब के क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करना और ध्यान से एक एक चीज को सुनने का प्रयास करना। राइट। अगर आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है तो मुझे एक बार कमेंट करके बता दें कि आपको आवाज क्लियर आ रही है। और ये वीडियो जितना अधिक आप शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। ओके। आई थिंक थोड़ी सी ब्राइटनेस कम है, हम ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं, बाकी तो सब चीजें ठीक है। आप लोग शेयर कर दीजिए क्लास को, जितना अधिक शेयर कर सकते हैं उतना प्लीज शेयर करें क्लास को, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास ये क्लास पहुंच जाए। आई थिंक नाउ ये ठीक है। अब देखिएगा, हम आगे बढ़े। मध्य प्रदेश के हम प्रारंभिक इतिहास की बात कर रहे थे। राइट। ये हमारी टेस्ट सीरीज है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसका हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आप में से जिन लोगों ने अभी तक ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, लॉकडाउन का समय है, काफी अच्छा समय है, आप लोग घर पे बिल्कुल बैठे होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, तो ऐसे समय में आप इसका पूरा सदुपयोग कर सकते हैं। 499 रुपए में ये टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। 125 टेस्ट होने वाले हैं। अभी जो एमपी के 20 टेस्ट होने हैं उनमें से हम 16वें टेस्ट का आज डिस्कशन कर रहे हैं। हर एक टेस्ट का ऐसे ही डिस्कशन करेंगे। इसके अंदर जिन्होंने नोट्स हमारे परचेस किए हैं उनके लिए 100 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट है। और अभी आप नोट्स परचेस कर सकते हैं, तो ये 100 रुपए का डिस्काउंट आपको टेस्ट सीरीज में अभी भी मिल जाएगा। तो बहुत अच्छा मौका है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। टेस्ट क्यों करा रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी दे दूं। देखो क्या हो जाएगा, हम टॉपिक वाइज टेस्ट करा रहे हैं। हमारे शेड्यूल के हिसाब से पूरी टेस्ट सीरीज का शेड्यूल नीचे दिया है, आप पढ़ के आइए और पढ़ने के बाद इस टेस्ट को दीजिए। आप घर पे उस सेक्शन को पढ़िए जिसका हम टेस्ट लेने वाले हैं। तो 125 दिनों के अंदर आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी और आपका पूरा सिलेबस कवर अच्छे से हो जाएगा। बाद में आपको रिविजन करना भर शेष रह जाएगा। तो लॉकडाउन पीरियड का सही समय का सदुपयोग यही हो सकता है। और जो टॉपिक है उसको पढ़ने में मुश्किल से बमुश्किल आपको 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगने वाला। तो 1 घंटा पर डे भी अगर आपने अगले 125 दिनों तक दे दिया तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक रहा है। अब यहां पर हम देखेंगे, ये एक आप लोगों के लिए क्विज 2020 के नाम से हमने एक प्रतियोगिता शुरू की है। 100 रुपए के रजिस्ट्रेशन फीस के साथ इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत का संविधान और इंडियन पॉलिटी यानी भारत की राज्य व्यवस्था से इसमें प्रश्न होंगे। 50 प्रश्न इसमें होंगे, एक टेस्ट होगा। और जो फर्स्ट विनर रहेगा उसको 5,000 रुपए का इनाम इसमें मिलने वाला है। और जो सेकंड विनर रहेगा उसको 2,500 का इनाम मिलेगा। इसके अंदर ये कैश प्राइस रहेगा। और ये 25 मई को ये प्रतियोगिता होगी। तो उससे पहले आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में आप जाइए, वहां पर आपको ये कोर्स मिल जाएगा, यानी कि ये प्रतियोगिता मिल जाएगी, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सभी लोग इसको ज्वाइन कर लें। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, एक आप खुद की क्षमताओं को भी इसमें आंक सकते हैं। अब ये हमारा जो टेस्ट हुआ था, ये वाला जो टेस्ट अभी चल रहा है जिसका हम डिस्कशन करेंगे, इस टेस्ट में टॉप 5 लोगों ने स्कोर जो रहा वो मैं आपका डिस्कस करूंगा। और टॉप 5, हाँ, ये नोट्स कब तक पहुंचेंगे, देखिए एक ही चीज को आप बार बार मत कीजिए। आप सभी को पता है कुरियर सर्विसेज चालू नहीं हुई हैं। इंदौर से जैसे ही कुरियर सर्विस स्टार्ट हो जाएंगी आप लोगों के नोट्स पहुंचा दिए जाएंगे। तो आप सभी को पता है लॉकडाउन है, कुरियर सर्विस बंद है। इंदौर में विशेषकर बंद है क्योंकि हमारा ऑफिस इंदौर में है। तो इंदौर में जिस दिन भी कुरियर सर्विस चालू हो जाएंगी आप लोगों के नोट्स यहां से पहुंचाना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोगों तक ये बात पहुंच गई होगी। सो प्लीज अब आप क्लास पे फोकस कीजिए। तो मैं टॉपर्स के नाम यहां पर बता दूं। पहले जो टॉपर हैं पवन प्रजापति हैं, 40 प्रश्न सही किए। अब आपने देखे होंगे कई सारे टॉपर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने 50 में से 50 सही कर दिए होते हैं और उनका नाम यहां पर नहीं आता। जो पहले अटेम्प्ट में, देखिए हमें पता चल जाता है आपने कितने क्वेश्चन सही कितने अटेम्प्ट में किए। जो पहले अटेम्प्ट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन सही करेगा, 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट ने जिन्हें किए भले 50 में 50 कर दिए, उनका नाम यहां पर नहीं आएगा। दूसरा नाम क्या है, तो अनेक सिंह भदौरिया है, ये लगातार अच्छा कर रहे हैं। तीसरा नाम है बलराम जी का और चौथा नाम है अजीत सिंह और 5वां नाम है यहाँ पर निधि का। तो ये 31 निधि का स्कोर है और हाईएस्ट स्कोर जो था फर्स्ट टाइम में 40 था। तो आप सभी को बधाई। और आपका नाम भी कल के टेस्ट में यहां पर आ सकता है। टेस्ट को ध्यान से दीजिए, सीरियसली दीजिए, तो आपको
आपका नाम आ जाएगा। चलिए अब पहले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। जिनको इस पहले प्रश्न का उत्तर पता है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा उत्तर कि दसपुर अभिलेख का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से, ये आपको कमेंट करके बताना है कि किस जिले से संबंधित है दसपुर अभिलेख। दसपुर, अगर थोड़ा सा भी आपको आइडिया है दसपुर के बारे में, कितना सा आइडिया है, इतना भी अगर आपको पता है कि दसपुर किस जिले का प्राचीन नाम है, किस जगह का प्राचीन नाम है, तो इसका उत्तर आप दे सकते हैं। जिसको इसका उत्तर पता है वो आप इसका उत्तर जिनको पता है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जिनको नहीं पता वो ध्यान से देखते रहिए, उनको पता चल जाएगा। राइट, तो हमारे इस पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का उत्तर बताइए जिसको आंसर पता है, और क्लास को शेयर कर दीजिए। वेरी गुड, 134 लोग लाइव हैं, और ज्यादा चाहिए भाई, जरा शेयर कर दो, कम से कम 500 लोग तो हो, लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाओ। देखो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, तो यहां पर आपको पता होना चाहिए मंदसौर। मंदसौर का प्राचीन नाम अगर आपसे पूछा जाए तो मंदसौर का प्राचीन नाम क्या है, दसपुर मंदसौर का प्राचीन नाम है। और दसपुर अभिलेख किसका है, तो यशोवर्मन, आपसे नाम पूछा जा सकता है यशोवर्मन का, ये जो है प्राचीन, ये यशोधर्मन यशोवर्मन आप का ये प्राचीन अभिलेख है, और इनके द्वारा लिखा गया है। और इसमें बताया गया है एक शासक था हुण, हुण जाति आई थी प्राचीन भारत में। आपने हुण, जब प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो हुण पढ़ेंगे, शक पढ़ेंगे, तो उन्हीं में से हुण का एक मिहिरकुल करके एक राजा था, काफी प्रसिद्ध राजा था मिहिरकुल। तो मिहिरकुल को इन्होंने क्या किया था, पराजित किया था, और ये गुप्तों से पहले की बात है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। मिहिरकुल की पराजय का वर्णन इसमें किया गया है, दसपुर अभिलेख है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये कहां से संबंधित है, तो मध्य प्रदेश के मंदसौर से संबंधित है। राइट, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने आएगा। अगला प्रश्न क्या है कि मगध वंश का संबंध मध्य प्रदेश के किस प्रांत से है या किस क्षेत्र से है। अब ये मगध वंश क्या है, इसको मगध वंश को कई जगह मेघ वंश भी लिखा गया है, याद रखना। कई जगह ये मगध वंश मिलेगा, कई जगह ये मेघ वंश के नाम से आपको मिलेगा। तो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से, प्रांत, क्योंकि मध्य प्रदेश तो अपने आप में एक प्रांत है, तो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से ये जो है संबंधित है। क्या ये बुंदेलखंड से, बघेलखंड से, मालवा से, निमाड़ से, कमेंट करके आंसर दीजिएगा। आज काफी सारे अच्छे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। एसआई की टेस्ट सीरीज चल रही है 2020 के लिए भाई, एसआई की टेस्ट सीरीज चल रही है। जिन लोगों को नहीं पता है वो जाइए ज्वाइन कर लीजिए। अब इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है मगध वंश। यह मैं आपको बता दूं, इसका प्रथम शासक यहां पर मैं आपको बता देता हूं भीमसेन। हो सकता है किसी वंश का आपको प्रथम शासक पूछ लिया जाए, और आप में से बहुत सारे लोगों ने संभवतः ये वंश के बारे में पढ़ा भी नहीं होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इतिहास बहुत जुड़ गया है। और हमारे जो एमपीपीएससी 2020 के लिए हमने नोट्स तैयार किए हैं उसमें बहुत अच्छे से एमपी के इतिहास को हमने कवर किया है। जिन लोगों के पास एमपी के नोट्स हैं नए वाले, उसमें पता होगा कितने अच्छे से हमने इसको कवर किया हुआ है। तो यहां पर शासक आपको याद रखना, प्रथम शासक भीमसेन था इस वंश का, और भद्रमग और शिवमग ये भी प्रमुख शासक थे इसके, और ये संबंधित है किससे, बघेलखंड से। किससे संबंधित है, बघेलखंड से ये संबंधित है, यानी कि बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। वीडियो को शेयर कर दो, संख्या कम है, और शेयर कर दो ताकि अधिक से अधिक लोग ज्वाइन कर सकें। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस अभिलेख में अशोक का नाम देवना प्रियदर्शी के नाम से उल्लेखित है। तो देवनाम प्रियदर्शी के नाम से किसका उल्लेख है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं सारे प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों में भी है, तो आप लोगों के लिए पढ़ने में काफी सहूलियत होने वाली है, ताकि आप आसानी से पढ़ पाओ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में। यही जो हमारी एप्लीकेशन है वहां पर भी इन्हीं को अपडेट किया गया है, और इनका डिस्क्रिप्शन भी हम है, तो ये अपडेट है। चलिए, तो किस अभिलेख का नाम किस अभिलेख में मिलता है। देखिए रूपनाथ अभिलेख ये कहां पर है, तो जबलपुर में, आपको ये पता होना चाहिए। पहले तो इनकी लोकेशन में बता देता हूं कहां पर कौन सा अभिलेख है। गुर्जर अभिलेख अगर आपसे पूछा जाए तो दतिया, पान गुराड़िया अगर आपसे पूछा जाए तो सीहोर, ये अभिलेख है, अभिलेखों की लोकेशन है। तो इसमें से किस अभिलेख में अशोक का नाम, और तीनों के तीनों अभिलेख में बता दूं आपको अशोक के ही समय के हैं, अशोक के अभिलेख हैं तीनों के तीनों। लेकिन जो गुर्जरा अभिलेख है दतिया में, उस अभिलेख में जो है इसका नाम देवानाम प्रियदर्शी या अशोक इसका नाम मिलता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस अभिलेख में नाम मिलता है। तो लोकेशन आपको पता रखें, और कहां कहां से संबंधित है ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक और अभिलेख सांची से भी मिलता है, हालांकि सांची में तो बहुत बड़ा स्तूप भी है, लेकिन सांची से एक अभिलेख भी मिलता है अशोक के समय का, मौर्य काल के समय का। तो ये आपको सब पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, और ये प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा महाजनपद मध्य प्रदेश में स्थित था। देखिए 16 महाजनपदों की सूची आपको पता होना चाहिए। अंगुत्तर निकाय करके एक ग्रंथ है,
राइट। अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ, उसमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। इन 16 महाजनपदों में से 2 महाजनपद जो थे वो मध्य प्रदेश में मिलते हैं, ये तो आपको पता होगा। अब कौन से वो 2 मध्य प्रदेश में मिलते हैं इसके बारे में बताता हूं। एक तो है अवंती, अवंती जिसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, उज्जैन हुआ करती थी, जिसकी राजधानी ये मिलता है मध्य प्रदेश से। अब इनमें से ये जो गांधार है ना, ये तो वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाली सीमा के आसपास वाला क्षेत्र था, वहां पर था, तो ये मध्य प्रदेश में होगा नहीं। वज्जी जो था वो आज का जो आप यूपी और बिहार के आसपास वाला क्षेत्र था, मल्ल भी यूपी बिहार के आसपास वाला क्षेत्र था। जो चेदी था वो जो था, इस चेदी ये मध्य प्रदेश का है, याद रखना। मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड है, कौन सा, बुंदेलखंड क्षेत्र, जहां पर बाद में जेजाक भुक्ति के नाम से ये वाला क्षेत्र जेजाक भुक्ति के नाम से जाना गया, आज का खजुराहो के आसपास वाला जो क्षेत्र है, तो ये चेदी था, ये जो था मध्य प्रदेश से संबंधित है। अच्छा, इसकी जो राजधानी हुआ करती थी सुक्तिमती हुआ करती थी, और ये सुक्तिमती केन नदी के किनारे स्थित है, राइट। केन नदी के किनारे ये स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ का शासक था एक शिशुपाल। अगर आपने अभी महाभारत देखी हो, शिशुपाल वध उसमें हुआ था। शिशुपाल भगवान कृष्ण की बुआ का लड़का था ये शिशुपाल जो था, और इसका वध किसने किया था, तो कृष्ण ने इसका वध जो है किया था। और चेदी, अगर आपसे पूछा जाए कि महाभारत युद्ध में किसकी ओर से लड़े थे, तो चेदी का उस समय का नरेश जो था धृष्टकेतु था, और उसने पांडवों का साथ दिया था, राइट। पांडवों के साथ में चेदी नरेश लड़ा था। तो ये सब जानकारी इसके बारे में थी, वीडियो को शेयर कर दीजिए। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, और यह है ताम्रपाषाण कालीन स्थल एरण निम्न में से मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। देखिए, काफी सारे प्रागैतिहासिक कालीन स्थल हमारे यहां से मिले हैं। प्रागैतिहासिक कालीन मतलब जब मानव ने लिखना पढ़ना नहीं सीखा था, उसको हम प्रागैतिहास कहते हैं। तो प्रागैतिहासिक कालीन काफी सारे स्थल मिले हैं। अब उनको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे पाषाण काल कह दिया किसी को। पाषाण काल का मतलब उस समय मानव जो था पत्थरों का प्रयोग करता था। उसके बाद आया ताम्रपाषाण काल, यानी पत्थरों के साथ साथ तांबे का भी हमने खोज कर ली और तांबे का यूज करने लगे। अब ताम्रपाषाण काल के बाद में आया कांस्य युग, जब हमने कांसा खोज लिया। उसके बाद आता है लोह युग, राइट, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है लोह युग। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है ताम्रपाषाण कालीन स्थल है एरण, तो ये मध्य प्रदेश के किस जिले में है, ये कमेंट करके आपको बताना है कि ये मध्य प्रदेश के किस जिले में है। तो एरण के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। अच्छा, एरण जो है यहां से एक अभिलेख भी मिला है, ये आपको याद रखना है। लेकिन मैं जिस समय की ताम्रपाषाण कालीन की बात कर रहा हूं, ये उससे भी पुराना है, उस अभिलेख से पुरानी बात है। यानी कि मनुष्य ने जब लिखना पढ़ना भी नहीं सीखा था, क्योंकि जो अभिलेख मिला है वो गुप्त काल का मिला है, जो इसके 1000 साल बाद का होगा। मैं 1000 साल पुराने समय की बात कर रहा हूं। 2000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व के बीच में यहां पर तांबे की कुल्हाड़ियां मिली हैं, और भी काफी सारी चीजें यहां पर मिली है, बस्ती प्राप्त हुई है, और भी स्थल है जो कि ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। इनके नाम आप याद रख सकते हैं। एक नाम आपसे पूछा जा सकता है कायथा, ये जो कायथा है ये भी ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। इसके अलावा आवरा, नावदा टोली, ये भी ताम्रपाषाण कालीन स्थल। डांगवाला, बेसनगर, ये सब जो है ताम्रपाषाण कालीन मध्य प्रदेश के स्थल हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, और अगला प्रश्न आपसे कह रहा है ये कि कायथा नामक स्थल का संबंध निम्न में से किस सभ्यता से। अगर पिछला ही प्रश्न आपने ध्यान से सुना होगा तो इस प्रश्न का उत्तर आपके लिए देना बहुत इजी हो जाएगा, अगर ध्यान से आपने प्रश्न सुना होगा तो। कायथा कहां पर है, मैं कायथा के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। ये उज्जैन के अंदर है। कहां पर है, उज्जैन में है। और वाराहमिहिर, अगर आपने नाम सुना होगा, वाराहमिहिर, ये जो था इनकी जन्मस्थली, वाराहमिहिर की जन्मस्थली क्या मानी जाती है, ये मानी जाती है कायथा। और इसकी खोज किसने की थी, तो विष्णु श्रीधर वाकणकर, ये आपको नाम पता होना चाहिए, विष्णु श्रीधर वाकणकर। भीमबेटका की खोज इनके द्वारा की गई, कायथा की, नागदा की, इन सब की खोज किसके द्वारा की गई थी, इन्हीं के द्वारा की गई थी, राइट। चलिए, तो इसका बताइए कौन सा ये जो स्थल है, तो ये ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। ये आपसे पूछा सकता है ताम्रपाषाण कालीन, यानी जब मानव ने पत्थरों को और तांबे के औजार बनाकर काम करना शुरू किया तो ताम्रपाषाण कालीन स्थल कहलाया। अगर हड़प्पा सभ्यता पूछी जाए ये किस समय है, तो कांस्य युग की हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि उस समय कांसे की खोज की जा चुकी थी। कांसे की नृत्यकी भी मिली है मोहनजोदड़ो से, तो ये कांस्य सभ्यता है। जबकि कांस्य सभ्यता से पुरानी सभ्यता कौन सी होती है, तो ताम्रपाषाण कालीन उससे भी पुराना समय होता है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़े।
आगे ये हमारे टेस्ट सीरीज के बारे में आपको जानकारी दूंगा। ये टेस्ट सीरीज है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डिस्कशन आप देख पा रहे हैं। 499 रुपए ये टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, और अगर आपने नोट्स बुक किए हुए हैं तो 399 रुपए में आपको मिल जाएगी। 125 टेस्ट इसमें होंगे। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज है, करीब 1500 से ज्यादा स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन कर चुके हैं। तो मध्य प्रदेश के सबसे, क्योंकि परीक्षा की तिथि तक मैं आपको बता दूं मोर देन 10,000 10,000 से ज्यादा लोग इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो इतने बड़ी टेस्ट सीरीज मध्य प्रदेश में कहीं नहीं आपको मिलने वाली है। तो 10,000 लोगों के बीच में आप कहां होंगे, आपकी क्या रैंक रहेगी, उसको जानना है तो इस टेस्ट सीरीज को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, और अभी काफी अच्छा समय है। चलिए, अब 7वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है। यह आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश का कौन सा स्थल सेल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, चित्रकारी के लिए काफी सारे स्थल प्रसिद्ध हैं, इनमें से कौन सा स्थल है जो शेल चित्रों के लिए, यानी कि गुफाओं के अंदर चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अब ये किस किस जिले में है, पहले वो मैं आपको बता देता हूं। आदमगढ़, ये अगर आपसे पूछा जाए तो ये होशंगाबाद जिले में है, राइट। बाकी जिनको पता वो आंसर देंगे इस प्रश्न का, मैं आपको डिटेल बता देता हूं। भीम बेटिका अगर आपसे पूछा जाए तो ये रायसेन जिले में है, हालांकि है होशंगाबाद के पास में, भोपाल के पास में, लेकिन रायसेन जिले के अंदर है। हथनोरा अगर आपसे पूछा जाए तो सीहोर जिले के अंदर है, और अगर मांडू पूछा जाए तो ये धार जिले में है, राइट। तो ये आपको इनकी जगह पता होगी कि कौन कौन सा किस जिले के अंदर स्थित है। अब ये आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्थल शेल चित्रों के लिए, तो भीम बेटिका जो है जिसकी खोज वाकड़कर जी ने की थी, ये अपने शेल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। 2003 में, कब, 2003 में इसको विश्व विरासत स्थल में भी शामिल किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा गुफा समूह यहां पर है, आदि मानवों के द्वारा बनाए गए शैल चित्र यहां पर हैं, राइट। तो ये सब आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भीमबेटिका। और यहां पर आप तस्वीर में देख भी सकते हैं कि किस प्रकार के चित्र यहां पर बने हुए हैं। इस प्रकार के चित्र यहां पर बनाए गए हैं, ये आदि मानवों ने ही इन चित्रों को बनाया है, राइट। चलिए, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब ये आदमगढ़ कहां है, आदमगढ़ होशंगाबाद के अंदर, ये भी एक पुरातात्विक स्थल है। जबकि हथनोरा अगर यहां से पूछा है तो सीहोर जिले के अंदर है, और यहां से भारत भूमि का सबसे प्राचीन मानव, या जिसे कहा जाए वामन, जो आज का मानव है और उससे पहले जो पूर्वज थे, तो उनके बीच की कड़ी, या बानर और मानवों के बीच की कड़ी, एक बहुत पुराना नरकंकाल यहां से मिला है, नरमुंड मिला है। और मांडू तो सब आपको पता है, सिटी ऑफ जॉय इसको कहा जाता है, राइट। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने 8वां है। मृत्युंजय कर्ण एक और महाभारत का सबसे शानदार पात्र, और ऐसा पात्र जिसके साथ पूरे महाभारत में सबसे ज्यादा जाती हुई, मृत्युंजय कर्ण। इनकी जन्म स्थली कहां है, आप सभी को पता होगा कि इनकी माता कुंती थी, और कुंती की शादी से पहले इनका जन्म हुआ था। तो इनकी जन्म स्थली कहां पर है, ये मुझे कमेंट करके आप बताइए कि इनकी जन्म स्थली कहां पर है, राइट। तो इनकी जो जन्मस्थली है वो है कुतवार। ये जगह कहां पर, मुरैना में, आसन नदी के किनारे, ये आपको पता होना चाहिए। आसन नदी के किनारे कुतवार ये जगह है, यहां पर इनकी जन्मस्थली है। तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न की बात करेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, और ये जो है 9वां प्रश्न है। इसमें क्या पूछा गया आपसे कि गुप्तकालीन चित्रकला के साक्ष्य मध्य प्रदेश में कहां की गुफा से प्राप्त हुए हैं। तो काफी सारे साक्ष्य अलग अलग गुफाओं में हमारे यहां मिले हैं। सबसे पहले तो आप लोग तो आंसर दीजिए, इतने मैं आपको डिटेल बता देता हूं कि कौन सी गुफा कहां पर है। तो ये उदयगिरी की जो गुफाएं हैं, ये गुफा आपको मिलेगी विदिशा में। कहां मिलेगी ये, विदिशा में, राइट। बाघ की गुफा कहां पर है, तो बाघ की गुफा धार जिले में है, राइट। आदमगढ़ की गुफा कहां पर है, तो आदमगढ़ की गुफा होशंगाबाद में है। अभी मैंने आपको बताया था कहां पर है, होशंगाबाद में। अच्छा, तीसरी कौन सी, भीमबेटिका की गुफा, ये कहां पर है, तो रायसेन जिले में। आपको जिले पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है, आपसे कई बार जिले पूछ लिया जाता है सीधा सीधा, या तो जिले के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब यहां पर हम देखेंगे उदयगिरी, उदयगिरी में भी गुफाएं हैं, और यहां पर भी काफी सारे बौद्ध चित्र मिलते हैं। और ये जो शैली जो है इसकी, ये जो मूर्तियां मिलती हैं, यहां पर जो हिंदू और जैन धर्म की मूर्तियां मिलती हैं उदयगिरी की गुफाओं में, और ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय की है, राइट। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय की मूर्तियां मिलती हैं किसमें, उदयगिरी में। तो यहाँ चित्रकला का प्रयोग, चित्रकला नहीं मिलती बल्कि मूर्तियां मिलती हैं, और जो वराह अवतार की मूर्ति है वो भी यहीं से संबंधित है।
राइट। अब यहां पर देखेंगे बाघ की गुफा। बाघ की गुफा कहां पर है? धार जिले के अंदर। और यही वो जगह है जहां से बौद्ध धर्म, जैन धर्म के, बौद्ध धर्म की खासकर हमें मूर्तियां मिलती हैं। अजंता शैली के समान इसको माना गया है और इन गुफाओं को बौद्ध चित्रों का प्राण या बौद्ध चित्रों का रंग महल के नाम से जानते हैं। बाघिन नदी के तट पर है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आदमगढ़ के बारे में तो आप जानते हैं, होशंगाबाद में है। ये भी आदि मानव की शरण स्थली रहे हैं। जबकि भीमबेटका के बारे में आपको डिटेल में मैं पहले ही बता चुका हूं, तो इसके बारे में और बताने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने आएगा और ये होगा 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? इसमें कहा गया है कि वाकाटक वंश राजवंश का संस्थापक निम्न में से कौन सा व्यक्ति था? वाकाटक वंश, ये आपको नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट वंश है। वाकाटक वंश इंपॉर्टेंट वंश है, प्राचीन समय का ये वंश है। तो इनमें से कौन जो था वो इस वंश का संस्थापक था? गुप्तों के आसपास का इसका समय काल रहा है। और वाकाटक राजवंश का अगर आपसे मूल स्थान पूछा जाता है तो मूल स्थान इनका था बुंदेलखंड। बुंदेलखंड मूल स्थान था। काफी सारे लोग राजा इसमें हुए। इनमें से जो विंध्य शक्ति है, आपको याद रखना है कौन? जो विंध्य शक्ति हैं वो क्या थे? इस वंश के संस्थापक माने जाते हैं। तो विंध्य शक्ति इस वंश के संस्थापक माने जाते हैं। अंतिम शासक अगर आपसे पूछे जाए तो पृथ्वीसेन। पृथ्वीसेन साहब जो थे वो इस वंश के, पृथ्वीसेन द्वितीय इस वंश के अंतिम शासक थे। और इनका एक शिलालेख भी मिला है बालाघाट से। बालाघाट से क्या मिला? इनका एक शिलालेख भी प्राप्त हुआ है। तो ये किसके बारे में था? वाकाटक वंश के बारे में संबंधित, मध्य प्रदेश से संबंधित जानकारी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या है कि नागवंश के अंतिम शासक का नाम क्या था? नागवंश ये भी मध्य प्रदेश से संबंधित वंश है और उसी समय का है। वाकाटक वंश के आसपास का समय इसका रहा है। तो अंतिम शासक आपको यहां बताना है कि इस वंश का अंतिम शासक कौन था। देखिए, नागवंश का अगर क्षेत्र आपसे पूछा जाए तो विदिशा क्षेत्र, राइट। नागों का मूल स्थान या क्षेत्र पूछा जाए कि नागवंश किस जगह से संबंधित है, तो विदिशा से ये संबंधित है। पहली चीज तो ये ग्वालियर विदिशा के आसपास वाला, बीच वाला जो क्षेत्र। संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए तो वृषनाग क्या थे? इसके संस्थापक थे। तो मैं आपको डिटेल भी बताते जा रहा हूं ताकि आपको पता होना चाहिए। इसी में एक शासक हुए थे भीमनाग, राइट। उन्होंने क्या किया था? अपनी राजधानी विदिशा से उठा के ग्वालियर, उस समय ग्वालियर का नाम पद्मावती हुआ करता था, ग्वालियर, अपनी राजधानी विदिशा से कहां ट्रांसफर कर दी थी? ग्वालियर ट्रांसफर कर दी थी। और अंतिम शासक अगर आपसे पूछा है तो गणपति नाग जो थे वो इस वंश के अंतिम शासक थे। और उसके बाद जो गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त थे, समुद्रगुप्त ने गणपति नाग को हराया और गुप्त साम्राज्य में इस क्षेत्र को, इनके क्षेत्र को मिला लिया, राइट। यह आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। और अगला प्रश्न आपके सामने क्या आ रहा है? 12वां प्रश्न है कि छहरात वंश, छहरात वंश का संबंध मध्य प्रदेश के निम्न में से किन दो जिलों से है? देखिए, छहरात जो शक क्षत्रप थे, शक अपने आप को छहरात्र कहते थे, क्षत्रप जो थे, ये आपको पता होना चाहिए। तो शकों से संबंधित ये रहा है। शकों की दो उत्तरी एक था और एक पश्चिमी, दो शाखाएं शकों की थी। तो मध्य प्रदेश से इनका संबंध रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। गौतमी पुत्र सातकर्णी के समकालीन ये रहे हैं। इनमें से एक शासक जो था वो, ये आपको पता होना चाहिए, इस वंश का एक शासक। तो पहले तो इनका मध्य प्रदेश के किन जिलों से ये संबंधित है वो आपको बता दें कि ये जो मध्य प्रदेश के उज्जैन और विदिशा से संबंधित है। किससे संबंधित है? उज्जैन और विदिशा से ये संबंधित है। अब संस्थापक या सबसे पहले पूछा जाएगा संस्थापक कौन था? तो भूभक। कौन था संस्थापक? भूभक। सबसे प्रसिद्ध नहपान। सबसे प्रसिद्ध कौन था? नहपान सबसे प्रसिद्ध था। नहपान को किसने हराया? गौतमी पुत्र सातकर्णी, सातवाहन वंश का गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र ने क्या किया था? इसको हराया था, ये आपको याद रखना है। और इसी में नहमान करके जो इसको हराया था, एक तो चीज ये आपको पता चल गई। अच्छा, इसके बाद आया चेष्टन, चेष्टन के बाद रुद्रदामन प्रथम। ये रुद्रदामन वही है जिसका जूनागढ़ अभिलेख आपने नाम सुना होगा। जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन, ये भी इसी वंश का था। और रुद्र सिंह तृतीय, ये भी इसी वंश का था। बाद में जो चंद्रगुप्त, जो विक्रमादित्य थे, उनके साथ इसके युद्ध वगैरह हुआ था। तो ये सब आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा किस वंश का था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है और ये 13वां प्रश्न है कि पुष्यमित्र शुंग अपने मित्र, यहां पर मित्र आ गया, एक्चुअल में ये पुत्र है, पुत्र है।
पुत्र अग्निमित्र को कहां का राज्यपाल नियुक्त किया था? तो पुष्यमित्र शुंग, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसने ब्राह्मण वंश की जाति से जो ब्राह्मण था तो ब्राह्मण वंश की स्थापना की थी और ब्राह्मण वंश या वैदिक धर्म जो था उसको प्रतिष्ठा इसने दिलवाई थी। राइट, तो मगध का ये शासक था, मगध का शासक था। तो इसने क्या किया था, क्योंकि उस समय मगध बड़ा शासन हुआ करता था, लगभग आधे भारत पर, तो उत्तर भारत खासकर विशेष उस पर तो इसका राज्य था। तो ऐसे में जो विदिशा का अपना राज्यपाल था, किसको नियुक्त किया था, सॉरी कहां का राज्यपाल, अग्निमित्र को कहां का राज्यपाल नियुक्त किया था? तो विदिशा का राज्यपाल इसने नियुक्त किया था। ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, पुष्यमित्र शुंग के बारे में और इसके पुत्र के बारे में। पुष्यमित्र शुंग, इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और पतंजलि का जिनका नाम सुनते हैं, बाबा रामदेव जिनके नाम पे अपनी दुकान चलाते हैं, पतंजलि जो थे वो इन्हीं के राज पुरोहित थे, पुष्यमित्र शुंग के। तो ये इसके बारे में कुछ डिटेल्स थी जो आपको पुष्यमित्र शुंग के बारे में पता होना चाहिए। और पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक वृहद्रथ की हत्या कर दी थी और हत्या करने के बाद स्वयं क्या बन गया था, शासक बना था। आगे बढ़ेंगे, ये हमारी टेस्ट सीरीज, इसके बारे में आपको बता रहा हूं, आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा ये टेस्ट सीरीज 125 में, तभी आपको टेस्ट देने का मजा आएगा, क्योंकि इस पूरे टेस्ट के अंदर क्या है 50 क्वेश्चन है। हम यहाँ कितने डिस्कस करेंगे, केवल 20 क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। बाकी क्वेश्चन आपको चाहिए तो आपको टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी। इसी प्रकार के क्वेश्चन वहां पर आपको दिए गए हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है पूरे 101 टेस्ट करीब और 24 टेस्ट एफएलटी जैसा परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं, 100 नंबर के, मतलब 100 प्रश्न रहेंगे, बाकी सब में आपके 50 प्रश्न रहेंगे। तो इस प्रकार से 7,500-8 हजार करीब क्वेश्चन ये आपके हो जाएंगे, तो ज्वाइन कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 14वां है कि विदिशा के समीप गरुण स्तंभ का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? विदिशा के पास में विदिशा में एक्चुअल में गरुण स्तंभ है, उसको एक और नाम से जाना जाता है, लोकली अभी उसको खंबा बाबा कहते हैं। विदिशा में क्या कहते हैं? खंबा बाबा। भागवत धर्म से संबंधित है, वासुदेव स्तंभ है, भगवान वासुदेव को समर्पित है, भागवत धर्म से संबंधित है, ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इनमें से किसका निर्माण करवाया था? शुंग काल में इसका निर्माण हुआ था। ये एक और बता दूं, शुंग काल का राजा था उस समय भागभद्र, उसके शासन काल में इसका निर्माण हुआ था, ये एक चीज। और यूनानी राजा था, एक यूनानी, भारतीय यूनानी राजा था, अखेलियस जिसको कहा जाता था, या एंटिक्लियस जिसको कहा जाता था, उसका एक राजदूत था जो शुंग शासक भागभद्र के दरबार में आया था और उसका नाम था हेलियोडोरस। क्या नाम था उसका? हेलियोडोरस। भागवत धर्म इसने अपना लिया था और इस मंदिर की, इस स्तंभ की स्थापना की थी। तस्वीर में आप ये स्तंभ आप यहाँ पर देख भी पाएंगे। यहाँ पर देखिए, ये इस स्थिति में आज ये स्तंभ है। राइट, एक विष्णु मंदिर भी बनवाया था इसके पास में है, और ये आप देख पा रहे हैं, ये वो खंबा बाबा है, ये जो आपने इतिहास में पढ़ा होगा गरुण स्तंभ, ये वही गरुण स्तंभ है। राइट, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने 15वां कि भरहूत स्तूप का विस्तार निम्न में से किस वंश के शासनकाल में हुआ था? प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद उत्तर दीजिएगा। भरहूत स्तूप है कहां पर? भरहूत स्तूप जो है वो सतना जिले में है। किस जिले में है? सतना जिले में है। प्रश्न को मैंने कहा ध्यान से पढ़ना, उसके बाद इसका उत्तर देना कि इसका विस्तार किस वंश के शासनकाल में हुआ था। स्तूप जब भी आप सुने तो स्तूप किससे संबंधित होते हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि स्तूपों का संबंध। हाँ, इंग्लिश नोट्स तैयार हो रहे हैं बहुत जल्द, विद इन अ मंथ हम इंग्लिश नोट्स भी आपके लिए लॉन्च करेंगे। 3-4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं, जैसे ही पूरे नोट्स हो जाएंगे तो आपको इंग्लिश नोट्स भी मिल जाएंगे सभी। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या है। तो देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि भरहूत स्तूप का निर्माण किस वंश के समय में हुआ था, तो आप इसका आंसर मौर्य शासन लगाएंगे कि मौर्य शासकों के समय में इस स्तूप का निर्माण हुआ था। लेकिन यहां पर विस्तार पूछा गया है, तो विस्तार जो हुआ था वो शुंग काल में हुआ था। शुंग शासकों के काल में इसका जो है विस्तार हुआ था। सांची के स्तूप जो है, सांची का स्तूप जो कि रायसेन जिले के अंदर है, इसका निर्माण अशोक के समय में हुआ था। उसके आसपास की जो पत्थर की रेलिंग लगाई गई है, आप भी आज भी वो जीवित है, मतलब आप उसको देख सकते हैं, वो भी शुंग काल में ही बनी थी। कैसा है अब आज की कंडीशन में भरहूत स्तूप? तो मात्र इतना एक टीला बचा स्तूप के नाम पर, और कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छा खासा, जैसा सांची में स्तूप हुआ करता था वैसा ही स्तूप हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में केवल ये टीला बचा है।
आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न के देऊर कोठार स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में है? मध्य प्रदेश के अंदर काफी सारे स्तूप हैं। आपने दो चार स्तूपों के नाम सुने हैं, लेकिन बहुत सारे स्तूप हैं। जैसे आपने सांची स्तूप का नाम सुना होगा, अभी मैंने आपको बता दिया, उस स्तूप का नाम सुना होगा। देऊर कोठार का संभवतः नाम सुना होगा, संभवतः नहीं सुना होगा। हमारे नोट्स में जितने भी स्तूप हैं उनको बहुत अच्छे से कवर किया गया है, तो सारी चीजें डिटेल में दी गई हैं, तो उसको देख लीजिएगा। तो देऊर कोठार स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में से संबंधित है? तो ये जो है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से संबंधित है। किस जिले से संबंधित है? रीवा जिले से ये संबंधित है देऊर कोठार। और त्योंथर, रीवा जिले के अंदर एक तहसील है त्योंथर तहसील, वहां पर ये आता है। अगला इसमें देख लीजिए कि किस प्रकार का दिखाई देता है। तो इस प्रकार आज ये दिखाई देता है। तो स्तूपों की एक विशेष संरचना इस प्रकार की होती है, राइट। हर एक स्तूप, लगभग अधिकतर स्तूप इसी प्रकार के बनाए गए हैं, राइट। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने 17वां, यह भी एक स्तूप से संबंधित प्रश्न है कि सतधारा बौद्ध स्तूप का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? सतधारा बौद्ध स्तूप, इसका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? मैंने आपको बताया कि काफी सारे स्तूप आपसे पूछे जा सकते हैं। क्या अशोकनगर से, राजगढ़ से, रायसेन से, विदिशा से, कहां से है? तो सांची स्तूप के पास में है। अब इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि जब सांची स्तूप के पास में है ये, तो किस जिले में आएगा? ये रायसेन जिले के अंतर्गत आएगा। सांची भले ही विदिशा के पास में हो, लेकिन सांची जो है किस जिले में आता है? तो सांची जो है वो रायसेन जिले में आता है। और ये जो सतधारा स्तूप है ये भी कहां पर स्थित है? ये भी यहीं पर स्थित है। तो इस प्रकार का ये दिखाई देता है। मैं आपको बैक करके बताऊं तो इस प्रकार का स्तूप यहाँ पर ये दिखाई देता है। जैसे सांची का स्तूप है उसी टाइप का ये भी स्तूप आपको देखने को मिलेगा, राइट। चलिए अब अगला देख लीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, यह नलपुर, ये मध्य प्रदेश के किस जनपद का नाम है? प्राचीन नाम है नलपुर, राइट। तो ये किस जनपद का नाम है? नलपुर। नलपुर आपने नाम सुना होगा। आज वर्तमान में इसको नरवर के नाम नरवर के नाम से इसको जानते हैं, राइट। नल दमयंती की कहानी अगर आपने सुनी होगी तो राजा वहां के नल थे, उनकी प्रेमिका थी दमयंती, उनसे शादी हुई, फिर जुए वगैरह में वो कुछ हार हुर गए थे अपना राज्य वगैरह, तो उनको बड़ा परेशानियां भोगनी पड़ी। तो ये नलपुर उन्हीं से संबंधित है, राइट। आज का ये क्या, ये नरवर आज का जो है, तो ये इसका नाम क्या है? तो ये किस जिले में? तो ये शिवपुरी में। कहां पर है ये? शिवपुरी जिले में है। ये आपको पता होना चाहिए। नलपुर नगर किसने बसाया था? तो राजा नल ने से बनाया था, और नरवर के रूप में आज ये वर्तमान में विद्यमान है। आगे बढ़ेंगे, अगले न्यूज, अगला जो प्रश्न है आपके सामने, ये 19वां है कि मामा भांजा शैलाश्रय, मामा भांजा शैलाश्रय, इसका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? यहां पर जिला गलत आ गया, किस स्थान से है ये होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट नहीं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के नाम तो इसमें एक भी नहीं है। तो किस प्लेस आप कर लीजिए, जगह, किस जगह से मामा भांजा शैलाश्रय है। मैं इसके बारे में आपको हिंट देता हूं। मामा भांजा शैलाश्रय जो है, शैला से मतलब शैल के नीचे स्थित आश्रय, तो ये बहुत प्राचीन है, राइट। तो जो प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है, ये आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। और ये जो संबंधित है मध्य प्रदेश का जो एकमात्र हिल स्टेशन है पचमढ़ी। कहां से संबंधित है? मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी। पचमढ़ी से करीब 13 किलोमीटर दूर एक जगह है पनार पानी, पनार पानी, वहां पर ये पनार पानी में स्थित है। और लगभग 29 चित्र हैं जो क्रीम और लाल रंग के ये चित्र जो है बने हुए हैं। आगे बढ़ेंगे, ये आज की हमारी क्लास 20वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है। और 20वां प्रश्न है कि चंड प्रदोत किसका पुत्र था? चंड प्रदोत, आपको ये बताना है कि चंड प्रदोत किसका पुत्र था, ये आप बताइएगा। चंड प्रदोत किसका पुत्र था इनमें से? चंड प्रदोत, शिशुपाल का, पुलिक का, कालाशोक का, जयद्रथ का। देखिए प्रदोत वंश की इसने स्थापना की थी चंड प्रदोत ने, ये चीज आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज, ये किसका था पुत्र? तो ये पुलिक का पुत्र था। किसका पुत्र था? पुलिक का पुत्र था। पुलिक ने अपने शासक की हत्या की थी भरी सभा में, और हत्या करने के बाद में अपने बेटे चंड प्रदोत को क्या बना दिया था? वहां का शासक बना दिया था, राइट। बिंबिसार के साथ में इसके मित्रता पूर्वक संबंध थे। जब ये बीमार पड़ा था, चंड प्रदोत जब बीमार पड़ा था, तो उसने अपना राजवेद जीवक भी पहुंचाया था। तो ये उज्जैन का शासक था, अवंती। कहां का शासक था? उज्जैन, यानी कि अवंती का ये शासक था, राइट। चलिए, ये पूरा हमारा आज का
वीडियो था और आप लोगों से अभी भी रिक्वेस्ट है, इस टेस्ट का पूरा अगर आपको फायदा लेना है तो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लीजिए। कल हम मध्यकालीन इतिहास, मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज प्राचीन इतिहास के बारे में चर्चा की थी, कल मध्यकालीन के बारे में, और उसके बाद आधुनिक इतिहास मध्य प्रदेश का जो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अच्छे से पढ़ के आइएगा। ये हमारी टेस्ट सीरीज है 101 सब्जेक्टिव चैप्टर वाइज, जैसे चैप्टर वाइज में भी आपको टेस्ट करवा रहा हूं, इसी प्रकार से 101 टेस्ट हैं। हर एक चैप्टर पढ़ते जाओ, टेस्ट लगाते जाओ, आपका अच्छे से तैयारी हो जाएगी। 24 फुल लेंथ एफएलटी हैं, तो टोटल 125 टेस्ट हैं, 7,500 से ज्यादा एमसीक्यूज होंगे। हिंदी इंग्लिश यानी बायलैंग्वेज आपकी जो समस्या रहती थी वो समाप्त कर दी है, और हर एक जो क्वेश्चन है उसका हम डिटेल सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। 125 इसमें टेस्ट हैं और 499 में अभी ये 50% में आपको मिल रहा है लॉकडाउन ऑफर। और अगर आपने हमारे नोट्स पहले से परचेस कर रखे हैं तो 399 में अवेलेबल है, और नोट्स अगर अभी परचेस कर सकते हैं उसके बाद टेस्ट सीरीज लेंगे तो भी आपको 399 मिल जाएंगे। 998 में लॉकडाउन पीरियड में आप ये नोट्स बुक कर सकते हैं। पीडीएफ सबकी ओपन हो रही है, जिनकी नहीं हो रही होगी उनकी पीडीएफ ओपन हो जाएगी। और जैसे ही इंदौर के अंदर कुरियर सर्विसेज स्टार्ट होंगी, लॉकडाउन नहीं, जैसे ही कुरियर सर्विस स्टार्ट होंगी आप सभी के नोट्स आपके पास पहुंच जाएंगे, किसी के नोट्स रोके नहीं जाएंगे, राइट। और इसके अलावा ये हमारा फुल कोर्स है, फुल कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे वीडियो नए अपडेट कर रहे हैं, पुराने को हटाकर नए वीडियो अपडेट कर रहे हैं, ताकि डाटा जो है इसमें आपको अपडेटेड मिल जाए। और ये हमारी एक ये समझ लीजिए कि टेस्ट सीरीज किया क्विज हमने स्टार्ट किया। सिंगल टेस्ट होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और इंडियन पॉलिटी के ऊपर, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कोर्स जो चूज करना पड़ेगा, वो जैसे आप एप्लीकेशन खोलते हैं तो वहां पहले आपको बताना पड़ता है कि किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वो ऊपर की तरफ लिखा रहता है एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या व्यापम की। तो आपको जो जुडिशियरी एग्जाम है उस वाले कोर्स में आप जाएंगे तो ये आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। क्विज है एक्चुअल में 50 प्रश्न का, और रजिस्ट्रेशन फीस 100 रुपए है, और इसमें फर्स्ट प्राइस 5,000 रुपए है, सेकंड प्राइस 2,500 रुपए है। तो 24 मई को ये टेस्ट होगा, यानी कि क्विज होगा, और इससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी चाहिए तो इन नंबर्स पे कॉल कर लीजिए, आपको ये सारी जानकारी यहां से मिल जाएगी, राइट। तो आपको कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेंस कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जल्दी मैं आपको जानकारी बताऊंगा। नोट्स कैसे हैं हिंदी में, नोट्स कैसे हैं आप किसी भी कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा कि नोट्स कैसे हैं। ऑनलाइन ही राधा, ये जो टेस्ट है इसके लिए आपको ऑनलाइन ही पेमेंट जमा करना पड़ेगा, कहीं स्पेशल जमा नहीं होगा। और हाँ, समय रात को 9 बजे हमारी हर क्लास का समय, अब जो मेरी जो क्लास होगी वो रात को 9 बजे से 10 बजे के बीच में रहेगी। और आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हो मैं आप लोगों के क्वेश्चंस ले लेता हूं, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस रहते हैं आप लोगों के। एमपीएसआई की क्लासेस जल्दी स्टार्ट करते हैं। मेंस की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, मेंस की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, एप्लीकेशन पर जाइए, टेस्ट सीरीज ले लीजिए। चलिए, मुझे लग रहा है कि क्लास यहीं समाप्त कर देनी चाहिए। आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।